आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का अगला भाग। तो आइए देखते हैं, कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अर्थात मैग्नीशियम का फीता जो जलता है वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? सुरक्षात्मक आवरण। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो यह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। अर्थात वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब अर्थात सेबफल को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं? अर्थात सेवफल हुआ, आलू हुआ या बैंगन हुआ, अगर इसे काट कर रख दिया जाए तो वो कुछ समय बाद काले पड़ने लग जाते हैं। अर्थात यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि पादप या पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? पहेली ने कहा कि पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षारकों को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु या पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात जो लोहे में जंग लगता है उसमें इस समीकरण के अनुसार क्रिया होती है। लोहा अर्थात Fe, ऑक्सीजन अर्थात O2, है ना, वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती वह, प्लस जल अर्थात जल या नमी की उपस्थिति में क्या होता है? आयरन ऑक्साइड बनता है जो जंग कहलाता है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती रहती है क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। अर्थात जो समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं
वहाँ उस वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वहाँ लोहे की वस्तुओं पर जंग जल्दी लगता है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। हम लोहे की वस्तुओं पे दरवाजे, खिड़की आदि पर वार्निश करते हैं, पेंट करते हैं। वो किस लिए? ताकि उनमें जंग न लगे। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशत लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशत लेपित होते हैं, जिससे उनमें जंग नहीं लगती। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अर्थात समुद्र पानी का तो खारा होता है और उसमें लवण अधिक होता है, इसलिए वो जंग जल्दी लगाने में सहायक होते हैं। तो लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? अर्थात हर वर्ष जो लोहे की वस्तुएं होती है उसमें जंग लगती है और वह नष्ट हो जाती है, उससे हमें बहुत सारी आर्थिक हानि होती है। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकिल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती। अर्थात जो स्टील की जो वस्तुएं होती है, स्टील की जो हमारे बर्तन होते हैं, उनमें जंग नहीं लगती। अर्थात वे लोहे के तो होते हैं, लेकिन उसमें क्रोमियम और निकिल जैसी धातु मिला दी जाती है, जिससे उनमें जंग नहीं लगता है। अगला आता है क्रिस्टलीकरण। कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि साधारण नमक या लवण को समुद्र जल से वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता और उसके क्रिस्टलों में आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। धन्यवाद।